हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट 7। टेस्ट 7 के जो टॉपिक्स हैं वो वेव और ऑसिलेशंस था। आपने इसके कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे। वेव में हमने डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस दिए थे, सीओपी मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस भी थे। कोई वेव है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करोगे, और दूसरा हमने इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए थे। एक क्वेश्चन जो आपने काफ़ी बार देखा होगा वो किसी भी जो वेव है उसका वेलोसिटी, उसके पार्टिकल का वेलोसिटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रेशो आता है, वो सारी चीज़ें इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, आपका जो रिजल्ट है इस टेस्ट में काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं आप आने वाले समय में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आपको सॉल्यूशन वीडियो हर एक टेस्ट के समझ भी आ रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का वो है एक वेव दे रखी है हमको y इक्वल टू 10⁻⁻4 साइन 100t माइनस x/10। देन कैलकुलेट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब तरंग का वेग पूछा है। ध्यान रखना हमारा जो वेव का इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर a साइन ω t माइनस kx। ध्यान से सुनो, ये जो है ये फेज है और फेज में हमको वेव वेलोसिटी ऑफ वेव दिया होता है, मतलब तरंग का वेग। तो यहाँ आप ओमेगा और के देख रहे हैं, तो ओमेगा अपॉन के करने से आपको मिलेगा वेलोसिटी किसका, वेव का। लेकिन यदि आप dy अपॉन dt करते हैं तो आपको मिलेगा वेलोसिटी पार्टिकल का। ठीक है, चलिए उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का कंपेयर करना है। इसमें ओमेगा जो है वो 100 के इक्वल है, तो ओमेगा जो है वो 100 के इक्वल है, और जो k है दैट इज 1/10। तो हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर w कितना है 100, w मतलब ओमेगा, और ये क्या है 1/10 दैट इज 100 मतलब 1000 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, दैट इज सेकंड। एक वेव है, इधर कर लेते हैं। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वेव दे रखी है आपको y बराबर y0 साइन 2π/λ vt माइनस x। ये आपको एक वेव दे रखी है। ये पूछ रहा है कि लैम्बडा के किस मान के लिए, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग तरंग के वेग का दुगना हो, मतलब जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो डबल हो पार्टिकल के वेव की वेलोसिटी के इक्वल। कण का वेग तरंग के वेग का दुगना हो। ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं वो टेस्ट आपको हमारी टेस्ट सीरीज यूपी पीजी टेस्ट सीरीज में मिलेगा, और टेस्ट क्रमांक 7 है, मतलब 7वें नंबर का टेस्ट हो रहा है। आप चाहें तो यूनिट टेस्ट 7 को देखने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारे जो टेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। हाँ जी, तो देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल निकालते हैं, तो v पार्टिकल का मतलब क्या होगा, dy अपॉन dt कीजिएगा और यहाँ आ जाएगा y0। हाँ जी, t के मल्टीपल में जो सब कुछ है वो आने वाला है, तो 2π/λ t दैट इज v, और साइन का होता है डिफ्रेंशिएशन cos, ये तो सेम रहेगा 2π/λ vt माइनस x। हाँ जी, हमको पार्टिकल का जो वेग है वो मैक्सिमम निकालना है, तो कॉस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज y0 मल्टीप्लाई बाई 2πv/λ। चलिए बात करते हैं, हमको क्या करना है, पार्टिकल का दुगना, मतलब हमको वेग v भी चाहिए, तो v वेव इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना है, इसका मल्टीपल पूरा है, ध्यान रखना। देखो
साइन ओमेगा टी है। तो 2 पाई अपॉन लेमड़ा का जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो यहाँ एक बार ओमेगा का वैल्यू निकाल देते हैं। ओमेगा है हमारे पास 2 पाई अपॉन लेमड़ा वी, और जो के है वो है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। चलिए तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ जाएगी, ओमेगा बाई के, मतलब 2 पाई वी अपॉन लेमड़ा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपॉन लेमड़ा से लेमड़ा कट के 2 पाई से 2 पाई कट गया, दैट इज द वी। ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वाई नॉट 2 पाई अपॉन लेमड़ा इक्वल टू डबल है किसकी, वेलोसिटी ऑफ वेव की। तो देखो v से v कैंसिल आउट हो गया, हमको लेमड़ा चाहिए, 2 से 2 भी हटा सकते हैं। तो देखिए लेमड़ा का वैल्यू कितना आ रहा है, जरा देख के बताइएगा। वाई नॉट इंटू पाई, हमारा ऑप्शन आ रहा है डी, वाई नॉट इंटू पाई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगाना है बस। ये कह रहा है कि एक स्टेशनरी वेव है जिनके दो पार्टिकल्स, दो अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रम है, जो लेंथ है वो 1.21 एंगस्ट्रम है। ओके, लेमड़ा के इसमें 3 नोड मतलब 3 निस्पंद और 2 एंटीनोड, 2 प्रस्पंद बनते हैं। तो बताइए व्हाट इज द वेवलेंथ। देखिए आपने देखा होगा, ये तो आप जानते ही होंगे कि यदि ये वेव का स्ट्रक्चर है तो ये जो डिस्टेंस है ये होती है लेमड़ा बाई 2। ओके, हमारे पास उसने कहा है कि 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं नोड्स, और बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एंटी नोड। तो देखो एक काम करते हैं, ये हमारा पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच का डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रम है, और बीच में क्या बन रहा है। तो देखिए 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड, 3 हो गए नोड, 1 एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, तो 2 हो गए एंटी नोड। तो इसका मतलब इन दोनों, ये डिस्टेंस कितनी है, लेमड़ा बाई 2, मतलब ये कितनी है जी, लेमड़ा बाई 2, ये भी कितनी है, लेमड़ा बाई 2, टोटल कितनी हो गई, लेमड़ा हो गई। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.21 एंगस्ट्रम, तो लेमड़ा बराबर भी 1.21 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट लिंक कर सकते हैं ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप से, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल होते हैं। उसमें ऐसा ही होने वाला है, जैसे कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसमें बनने वाली वेव कुछ ऐसे बनती है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं कि सर ये डिस्टेंस जो है वो तो लेमड़ा बाई 4 है, और ये जो डिस्टेंस है वो लेमड़ा बाई 2 है, तो ये आ गया 3 लेमड़ा बाई 4। तो आपने देखा होगा कि यदि इसकी लंबाई L है तो L बराबर होता है 3 लेमड़ा बाई 4। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल होने वाला है। चलिए ऑर्गन पाइप की बात और आगे भी करेंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दे रखा है आपको, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ईच अदर, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। हाँ जी, तो आपके लिए इक्वेशन है y बराबर a साइन, हाँ जी, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन में क्या कहता है, व्हाट इज द वेवलेंथ, मतलब सबसे पहले निकालो dy अपॉन डी टी। बताइए dy अपॉन डी टी से क्या निकलने वाला है, पार्टिकल का वेलोसिटी या वेव का वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी निकलेगा, तो लिखेंगे a, ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी को मैक्सिमम चाहते हैं तो ए ओमेगा हमारा आंसर होगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए वेलोसिटी ऑफ निकालते हैं, ये तो है पार्टिकल की वेलोसिटी। अब निकालते हैं वेव की वेलोसिटी, वो होती है ओमेगा बाई के। ओके, ये तो सीधा सीधा आ रहा है। ये कह रहा है कि दोनों ये बराबर हैं आपस में, इसका मतलब हमारा जो ए ओमेगा है वो ओमेगा बाई के बराबर है। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ए बराबर हो गया 1/k। हम जानते हैं कि प्रोपगेशन वेक्टर है, संचरण नियतांक है, और इसका वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ लिखिए
ए बराबर 2 पाई लेमड़ा, और हमको लेमड़ा का वैल्यू वो पूछ रहा है तो 2 पाई ए। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों वेलोसिटी, कौन सी, पार्टिकल की वेलोसिटी दैट इज़ द पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी जब इक्वल होंगी तो लेमड़ा बराबर 2 पाई अपॉन ए होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसका सी ऑप्शन है। देखिए 5 जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक वेव डिज़ाइन करनी है, जो भी आपको एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी वगैरह, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। अभी हमने ये रहा वेव का इक्वेशन, इसी को फॉर्म करना है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को हमको फॉर्म करना है, बनाना है। तो चलिए उसने एम्पलीट्यूड दे रखा है ए बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि मीटर में बदलेंगे तो 0.02 मीटर हो जाना है। आगे आइए, ये कह रहा है कि धन दिशा में जा रही है, तो ध्यान रखना यदि माइनस के एक्स है, ये भी ध्यान रखो, आपने वैसे पढ़ा भी होगा, यदि इस फेज में एक नेगेटिव है, चाहे माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, इस फेज में यदि एक नेगेटिव है तो हमारी वेव जाएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है, एक्स डायरेक्शन आएगी के एक्स से। और यदि y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो तो हमारी वेव जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन में। नोट कर लें आप ये बात, क्या कह रहे हैं कि यदि हमारी वेव के जो फेज में, इसमें यदि एक नेगेटिव है, चाहे माइनस ओमेगा टी के पास हो या माइनस के एक्स के पास हो, तो हमारी वेव जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, या एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में, या वाई है तो वाई डायरेक्शन में। और यदि इन दोनों में दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वेव होगी माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन आपको पढ़िए, उसमें दे रखा है कि प्लस एक्स डायरेक्शन वेव जा रही है, तो हमको ऊपर वाला इक्वेशन काम में लेना है, नीचे वाला नहीं लेना। तो आइए, दूसरा दे रखा है वेलोसिटी, जो वेव जा रही है वो वेलोसिटी वेव की 128 मीटर अपॉन सेकेंड, और ये ओमेगा अपॉन के बराबर भी होगा। ये पाया गया कि डोरी 4 मीटर की उसका लेंथ है, कितना है जी, 4 मीटर का उसका लेंथ है डोरी का, और उसमें 5 पूरी तरंगें समा जाती हैं, मतलब तरंग का मतलब लेमड़ा से होता है, तो डोरी का जो 4 मीटर है वो इक्वल टू 5 लेमड़ा के है, तो लेमड़ा बराबर आ गया 4/5। तो बताइए वेव कौन सी है, तो सबसे पहले वाई, एम्पलीट्यूड कितना है 0.02, तो 0.02 मीटर, देखें ऑप्शन कौन सा है, सब में 0.02 ही है, ओके। आगे बात करते हैं साइन की, दैट इज़ ओमेगा। ओमेगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या ओमेगा आएगा, ओमेगा बराबर 120 इंटू के, और 120 के क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा इक्वल टू क्या है 4/5, तो दैट इज़ 4 इंटू 5, हाँ जी, 2 दैट इज़ 60, और 6 5 300 पाई। तो देखिए है कोई ऑप्शन, मतलब हमको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। 300 मल्टीप्लाई बाई पाई से करोगे तो 1005 के आसपास आंसर आना चाहिए, ओके। तो हमारा जो ओमेगा का वैल्यू है ये आ जाएगा 1005। चलिए बात करते हैं के की, तो के बराबर आना चाहिए। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, ये आ गया ओमेगा यहाँ पे 1005। बात करते हैं के की, के होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू 4 इंटू 5, तो हम क्या कर सकते हैं 2, ये आ गया 5/2, 2.5 पाई, और जब पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.85। तो चलिए अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, y बराबर a का वैल्यू है 0.02 एंड साइन ओमेगा क्या कहेगा, वो कहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा कितना है 1005 इंटू टी माइनस के एक्स, माइनस के की जगह क्या लिखेंगे 7.85x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसमें जो इक्वेशन बनाया हुआ है ना, वो बनाया हुआ है y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से, ठीक है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोनों ही बातें एक जैसी हैं, दोनों ही वेव का इक्वेशन है, दोनों ही ठीक हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो आप ये निकाल सकते हैं, हमको इसको निकलवाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, W/K करना है, W भी आपको दिखाई दे रहा है, और जो π/4 दे रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है। चलिए फिर भी आप कहेंगे सर जी जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ओमेगा क्या दे रखा है, ओमेगा है 4 पाई और के कितना है जी, के है 0.5 पाई। तो चलिए v निकालने के लिए ओमेगा बाई के कर देते हैं, इसको अपन हाफ पाई भी लिख सकते हैं। तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8, ऑप्शन आ गया सी। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एक द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए रूम ए इज़ 1 सेकेंड। ये कह रहा है जैसे एक पर अनुरगन काल पढ़ा होगा आपने। अच्छा, इसको और समझाते हैं। जैसे हम हॉल में बैठे हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, वैसे ही क्या होता है कि हम डिपेंड करता है हॉल के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का मतलब उसके शेप पे। यदि हॉल छोटा है तो आवाज़ कुछ अलग तरीके से गूंजने वाली है या उसका टाइमिंग कुछ अलग होगा। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े हॉल देखे हैं, तो बड़े बड़े हॉल देखने का या कहें बड़े बड़े हॉल में आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। आपने देखा होगा कि जब हम पहाड़ के पास आवाज़ देते हैं तो वो गूंजती है, तो उसको कहते हैं अनुरणन काल। और उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। मतलब आपका जो हॉल है, आपका जो एक जिसमें भी आप खड़े हैं, जिसमें आवाज़ गूंज रही है, वो कोई भी है, तो उसका वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम लिंक करेगा L³ से, ये लिंक करेगा L² से, तो सीधा सीधा T प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है। इसका मतलब यदि आप किसी भी हॉल की डायमेंशन बढ़ाते हैं तो उसका जो अनुरणन काल है, गूंजने का जो समय है, वो बढ़ेगा। तो गूंजने का समय से सीधा सीधा मतलब है, यदि उसने कहा है कि हम जो हमारा कक्ष है, हमारा जो कमरा है, उसके डायमेंशन को डबल कर दें तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो t जो डैश आएगा वो हो जाएगा 2t के, और t 1 सेकेंड दे रखा है तो t डैश बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड के। ठीक है, सीधा सीधा समझें, किसी भी कमरे में जो आवाज़ गूंजेगी उसको कहते हैं अनुरणन काल, और उसका सीधा सीधा लिंक होता है वॉल्यूम और एरिया से। वॉल्यूम L³ होता है, नीचे L² होगा, तो सीधा सीधा बात यह है कि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू उसका डायमेंशन होता है। यदि आप डायमेंशन को डबल कर दोगे, हॉल को बड़ा कर दोगे, आपको टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। इस वजह से आंसर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है कि एक बिंदु स्रोत का अवशोषण रहित माध्यम, ओके, दिशाएं PQ, ओके, 2 मीटर 3 मीटर, 2 बिंदु PQ, ओके। ये कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है, जिससे हमको एक पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से जो वेव आ रही है वो हमको निकालनी है P और Q बिंदु पे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज P, दैट इज Q, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी। तो देखो सीधा सीधा तरीका है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, 1 प्रोपोर्शनल टू एरिया या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे आपको एक स्फीयर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किल डिजाइन करना पड़ेगा, स्फीयर। और यहाँ क्या करेंगे, Q है, तो यहाँ भी Q स्फीयर डिजाइन करेंगे। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई r² है। ये भी कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गई। तो पहला कहाँ है वो, 2 मीटर पे, इसको P कह देते हैं। तो 1/ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट बना देते हैं। जो Q पॉइंट है वो आ जाएगा 1/9, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 9/4। ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा C। ध्यान रखें इंटेंसिटी, अब जैसे ये तो साउंड वाला ही कंडीशन में आई है, जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव ऑप्टिक्स, तो वहाँ भी ये चीज़ आने वाली है। वहाँ जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी, एरिया की होगी। लेकिन ध्यान रखना फिर वहाँ एक अंतर और आता है वेव फ्रंट का, मतलब तरंगाग्र का। यदि समतल तरंगाग्र है तो वो कांस्टेंट होती है इंटेंसिटी, और यदि कौन सा है, सिलेंड्रिकल है और स्फेरिकल है, तो सिलेंड्रिकल में जो इंटेंसिटी है वो 1/L होती है, और जो स्फेरिकल होता है 1/r² होती है। वो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अभी अभी हमने करवाया था, यही क्वेश्चन है, आप इक्वेशन को देख ले और उसमें एक नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाले हमारे पास दो ऑप्शन है। उसके बाद आपको बात करनी है फ्रिक्वेंसी पे, तो जो हमारे पास वेव दी है उसमें ओमेगा जो है वो है 10 पाई, सॉरी ओमेगा है 2 पाई, और ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एफ बराबर आ गया 1 हर्ट्ज। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ये भी आपको आता है कि यदि जो वायु है, एयर है, उसमें हमारी जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव करती है, अनुदैर्ध्य तरंग की तरह होती है, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव है, मतलब हमारी जो प्रकाश वेव है वो अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है। आप जानते भी हैं प्रकाश वेव होती क्या है, एक ईएम वेव होती है, और ईएम वेव में जैसा कि हम बोल रहे हैं ई और एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच का जो फेज़ है वो कितना है, फेज़ तो जीरो है, लेकिन वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जैसे कि आपने तो ग्राफ पढ़ाई होगा कि यदि ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसमें होगा। आप इसको ऐसे देखिएगा, ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ है और ये वेव आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि ये ईएम वेव है या लाइट वेव है, तो ये ट्रांसवर्स वेव होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। और यदि हम बात करें साउंड वेव की तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, क्योंकि उसमें स्प्रिंग की तरह मोशन होती है। ठीक है, उसमें स्प्रिंग की तरह मोशन होती है, इस तरह की मोशन जो आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ये कह रहा है कि आर्द्रता, मतलब यदि हम आर्द्रता बढ़ा दें, ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, तो बताइए हमारा जो साउंड वेव है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए साउंड वेव का जो फॉर्मूला है वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू रूट टी बाई एम, सॉरी दैट इज गामा आर टी अपॉन एम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट गामा पी बाई रो। और जो पुराना वीडियो है टेस्ट नंबर 6 का, उसमें समझाया भी है कि यहाँ से कैसे आया जाता है। तो देखिए जब हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं या आर्द्रता बढ़ती है तो मास जो है ना, मास वो घट जाता है, मतलब जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है या कहें तो रो घट जाता है। रो घटने का कारण क्या होता है, यदि ड्राई एयर है, शुष्क वायु है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसमें O2 और N2 हैं। लेकिन यदि उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो O2 और N2 की जगह उसमें क्या होता है, जो O2 और N2 के मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। हम जानते हैं कि वेट ऑफ O2 N2 के मॉलिक्यूल्स का जो ज़्यादा है वाटर के मॉलिक्यूल से, तो होता क्या है कि डेंसिटी जो है वो किसकी, ह्यूमिडिटी वाले मीडियम की कम होती है, किससे, जो ड्राई मीडियम होता है। तो डेंसिटी घट जाने के कारण, डेंसिटी जैसी घटेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है। इसलिए बारिश के दिनों में हमारी आवाज़ आम दिनों की तुलना में ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बारिश के दिनों में हमारी जो आवाज़ है वो आम दिनों की तुलना में ज़्यादा दूर तक क्यों जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे डेंसिटी घट जाती है, और डेंसिटी घटने के कारण हम क्या करेंगे, साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वेव आपको दे रखी है y बराबर दिस, व्हाट इज़ द वेवलेंथ। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो व्हाट इज़ द वेवलेंथ पूछ रहा है, तो सीधा सीधा k दिख रहा है आपको। k कहाँ दिखेगा, k दिखेगा आपको ओमेगा t प्लस के एक्स। देखो इस वेव को देखना आप ध्यान से, ये वेव में दोनों प्लस हैं, तो यदि वेव आपसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में जा रही है तो आप आंसर देंगे -x डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम k को पकड़ते हैं। k दे रखा है 62.4 और k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा के। तो लैम्बडा क्या होगा, 2 पाई अपॉन 62.4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो 0.1 इकाई आ जाएगा। 24 है क्या, इसको ऐसा कर तो 8 मान लीजिए, तो ये होता है हमारे पास 6.28।
नीचे आ गया 62.8, कैंसिल 1/10 और ये आ जाएगा 0.1। यदि इकाई का मतलब यूनिट है, लैम्डा यदि मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दो तरंग एक दूसरे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आती हैं। ठीक है, यदि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो n है तो लगातार नोड्स के बीच में, ध्यान रखना अभी डायग्राम बनाया था एक, लगातार नोड्स मतलब ये नोड्स आ गया और ये भी नोड आ गया, तो नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी बताई थी, λ/2। चलिए तो सीधा सीधा जवाब यहीं से हो जाता है, λ/2 इसका लेंथ हो गया, तो वेव वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रिक्वेंसी है वो है n, तो बीच की दूरी कितनी है λ/2। तो देखो एक फॉर्मूला होता है c मतलब वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ f मतलब n फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी उसने n से शो कर रखी है तो दैट इज b/n। क्या पूछा है उसने हमसे, उसने हमसे पूछा है लगातार नोड्स के बीच की दूरी पूछी है उसने हमसे, तो क्या करें, कैलकुलेट कर लें कितनी दे रखी है वेलोसिटी, दैट इज द λ/2। ओके हाँ जी, L बराबर कितना है λ/2, λ बराबर कितना है 2L। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दैट इज 2L बराबर वेलोसिटी कितनी है 20, ये आपको n दे रखा है, ये से ये है L, तो 2 से 2 कट जाएगा तो L बराबर आ गया 10/n। हाँ जी, वापस समझ लीजिए एक बार, दो नोड्स λ/2, इसका मतलब जो लेंथ है वो λ/2 के इक्वल होगी। यदि और दो नोड होते तो क्या करते, λ/2 प्लस λ/2, लैम्बडा हो जाता, वहाँ लैम्बडा बराबर L किया था, तो यहाँ λ/2 बराबर किसके होगा, L के होगा। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए v/f कर दिया। चलिए तो हमने क्या देखा, L बराबर λ/2 है तो लैम्बडा बराबर क्या होगा 2L, तो हमने लैम्बडा की जगह 2L लिख दिया। वेलोसिटी 20 दे रखी है और f बराबर n है, तो कैलकुलेट कीजिए तो 10/n आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माध्यम में तरंग का जो वेग है 960 मतलब 960 मीटर पर सेकंड है। यदि किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंग गुजरती हैं, ओके, तो उसकी तरंग दैर्घ्य बताओ। चलिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम अभी इसमें। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो है 960 मीटर अपॉन सेकेंड। दूसरा उसने दे रखा है कि 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजरती हैं, तो 1 जो मिनट है उसमें से 3600 वेव्स निकलती हैं। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितनी निकलेंगी, तो हम कहेंगे 366/60 कट जाएगा, ये आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, 1 सेकेंड में जाने वाली वेव की संख्या है, साइकिल की संख्या फ्रिक्वेंसी है। इसको हम f से डिनोट कर सकते हैं, n से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर अभी लिखा था वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। उसने क्या पूछा है हमसे, तरंगदैर्घ्य पूछिए, तो लैम्बडा बराबर v/f करना पड़ेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज 960 है, अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी हमारी 60 है, ये आ जाएगा, तो 16 मीटर, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर h न्यू, क्वांटम में भी पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा है, और न्यू बराबर होता है c/λ। तो ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम बार बार, ये वही है। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, c मतलब लाइट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई, लैम्बडा का मतलब लैम्बडा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक वेव है 60 cos 180t - 6x y ओके। इसमें क्या है, इसको आप ही कीजिएगा। y इक्वल टू दे रखा है 60 cos 180 - 6x। तो देखो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया k, ये हो गया एम्पलीट्यूड, इससे कोई काम नहीं है। तो यदि आप क्या निकलना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना चाहते हैं तो ओमेगा/k कर दीजिएगा। यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या कण निकालना चाहते हैं तो dy/dt कर दीजिएगा, और जो साइन का टर्म आएगा वो उसका वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि मैक्सिमम निकालते हैं, इसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा
3.6 10⁻⁻⁴, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम 2-3 करवा चुके हैं, इसलिए आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो ध्वनि तरंगों के बीच का जो कालांतर है वो 60 डिग्री है। एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, 2π/λ डेल्टा φ/φ, शायद गड़बड़ कर दिए, रुकिए, डेल्टा टी, हाँ डेल्टा λ/λ डेल्टा t/t और डेल्टा φ/2π। तो चलिए, हमको क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 60 डिग्री। तो हमको ये है पथांतर, पाथ डिफरेंस, ये है टाइम डिफरेंस मतलब समयांतर, ये है फेज डिफरेंस मतलब कलांतर, ये वेवलेंथ हो गई, ये टाइम हो गया, 2π हो गया। तो अभी उसने हमसे रिलेशन पूछा है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है उसने, और पूछा है उसने व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस। तो इसका कोई काम नहीं है अभी। हाँ जी, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं एक बार, डेल्टा φ/2π। तो डेल्टा लैम्बडा निकालना चाहते हैं तो लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा φ/2π। हाँ जी, लैम्बडा तो मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा फाई कितना दे रखा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अपन क्या करना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा। तो 60 डिग्री, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 60 × 1 डिग्री। 60 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/180। तो 60 से कितने बार हो गया, 3 बार, तो π/3, और नीचे किसका डिवाइड लग रहा है, 2π का, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, λ/6। ऑप्शन आ जाएगा डी। वापस समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेव ऑप्टिक्स इसी से चलती है, और वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर आता है, ड्यूल नेचर, वो भी इसी से रन करता है। इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। डेल्टा टी समयांतर अपॉन टी बराबर होता है डेल्टा φ/2π, और बराबर होता है डेल्टा λ/λ। ठीक, कभी भी कोई रिलेशन दे दे, जैसे अधिकतर केसेस में वो फेज डिफरेंस और वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है, तो डेल्टा φ/2π इक्वल टू डेल्टा λ/λ। फॉर एग्जाम्पल आपको उसने λ/4 दे दिया, तो बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा। उसने कहा है कि λ/4 हमारा क्या है, पथांतर है, मतलब पाथ डिफरेंस है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा φ/2π डेल्टा λ/λ। तो 2π मल्टीप्लाई बाई डेल्टा लैम्बडा कितना है, λ/4/λ। लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया π/2। तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, π/2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपसे कि दो वेव हैं, ओके, देन कैलकुलेट द बीट्स, मतलब दो फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, उसको कहते हैं विस्पंद या बीट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, बीट्स का मतलब है दो फ्रिक्वेंसी जो हैं, वेवों की फ्रिक्वेंसी, उनके बीच का डिफरेंस। चलिए, और क्या क्या पूछ रहा है, वैक्सिंग और वैनिंग। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, आई मैक्स और आई मिनिमम। आ जाइए, जो वेव हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, पहली वेव का दैट इज A14, और दूसरी वेव का दे रखा है 5। ओमेगा टी होता है वेव का फॉर्म, तो हमको ओमेगा दे रखा है 600 पाई पहली वेव के लिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2πf1 बराबर 600 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो f1 बराबर आ गया 300 हर्ट्ज। सिमिलरली ओमेगा जो 2 है वो आपको दे रखा है 608 पाई, और वैसे ही जो f2 आ जाएगा वो आ जाएगा 304 हर्ट्ज। तो हमने क्या कहा, जो बीट्स होता है, विस्पंद होता है, वो लिखा जाता है डेल्टा n बराबर, ये डेल्टा f कर लीजिए, डेल्टा f बराबर f2 माइनस f1, ये इसको मोड में लिखते हैं क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं होता। f1 माइनस f2 करेंगे वो भी ठीक है, और f2 माइनस f1 करेंगे वो भी ठीक है, क्योंकि मोड लगा हुआ नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए 304 माइनस 300, और ये आ गया 4। तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए 4 विस्पंद प्रति सेकंड होंगे, तो देखिए आंसर आया 4, ये है विस्पंद या बीट। तो डेल्टा f कितना है, 4, मतलब विस्पंद प्रति सेकंड। मतलब विस्पंद का मतलब है कि दो जो वेव जा रही है उनकी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस कितना आपको मिलेगा, तो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस मिल रहा है 4, तो ये हमारे लिए बीट हो गया। अब उसने पूछा है वैक्सिंग और बैनिंग, सीधा सीधा मतलब है, वैक्सिंग का मतलब है आई मैक्स निकालना है आपको, और बैनिंग का मतलब है आई मिनिमम निकालना है आपको। ये हम जानते हैं क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है,
ये क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। इसका एक डेरिवेशन होता है, ठीक है, वो वेव ऑफ टेक्स्ट में करवाएंगे, ये कॉन्सेप्ट वीडियो में आप देखिएगा। चलिए हाँ जी, आपको एम्पलीट्यूड 4 और 5 दे रखे हैं तो जोड़ दीजिए 4 + 5 और 4 - 5 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये आ गया 9 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81/1। तो ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक, चौथे नंबर का ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो पियानो को दो तारों का तनाव भी समान है, ओके, और वैल्यू है कैपिटल T, इसकी जो मेन फ्रिक्वेंसी है, मूल फ्रिक्वेंसी वो 600 है, ओके, जो टेंशन है वो है T, और जो फ्रिक्वेंसी मूल फ्रिक्वेंसी है वो है, इसको ऐप से शो कर लेते हैं, और वो है 600 हर्ट्ज। यदि तारों को एक साथ वाइब्रेट किया जाए तो 6 विस्पंद, मतलब जो डेल्टा F है फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, वो 6 आता है। तो तारों में तनाव का भिन्नात्मक वृद्धि, मतलब आपसे पूछ रहा है भिन्नात्मक का मतलब होता है डेल्टा T/T, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = 1/12 रूट फ्रिक्वेंसी है ना, ओके, √T/m। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √T है, सीधा सीधा बात करें, और फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कोई कांस्टेंट √T मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा दोनों साइड, ऐसा करो लॉग ले लो, क्योंकि हमको रूट पसंद नहीं है, तो हमने लॉग ले लिया। लॉग F = log K + 1/2 log T। डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, log x का होता है 1/x और आता है डेल्टा F, ये इसका हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 1/2 और आ जाएगा डेल्टा T या dt/t। चलिए तो देखिए dF/F 2 इधर ले जाइए, × 2 बराबर आ गया डेल्टा T/T या dt/T। देखो dt/T आपसे पूछा जा रहा है, तो dF कितना दे रखा है 6, अच्छा F कितना दे रखा है 600, × 2 कर दीजिए, कितना आ गया ये 100 1/50, और दैट इज dt/T, तो ये आ जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा ऑप्शन 0.02। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी। हाँ जी, ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/12 √T/m। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना, एक होता है वेलोसिटी, वो होती है √T/m, और ये है फ्रिक्वेंसी, अलग अलग है दोनों चीज़ें। ठीक है, चलिए फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखते हैं, एक तरीका और है फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले को लिखने का, 1/12 × वेलोसिटी, किसकी, साउंड की, आ जाओ, सॉरी ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी, ये आ जाएगा 12 √T/m, बात एक की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 512 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का एक स्वरित्र, मतलब फॉर्क बजाया जाता है पियानो के साथ, और 4 विस्पंद सुनाई देते हैं। ध्यान से समझना, फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज है और 4 विस्पंद आपको सुनाई दे रहे हैं, मतलब दूसरा वाला जिसके साथ बजाया जा रहा है इसको, उसकी फ्रिक्वेंसी या तो होगी 508 या होगी 516। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि एक स्वरित्र है, आप जानते होंगे इस टाइप का, आपने 11th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, एक ऐसा एपरेटस आता है जिसको ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, 512 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी है। जब किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको बजाया जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी आएगी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी आएगी। तो कह रहा है कि हमको जो बीट्स हैं, विस्पंद हैं, वो सुनाई देते हैं 4। इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरी चीज़ बजाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल पियानो दिया है उसने, तो फॉर एग्जाम्पल पियानो बजाया जा रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी या तो होगी 508 क्योंकि 4 का अंतर आना चाहिए, या होगी 516। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन को, जब हम इसको बजाते हैं तो ये 512 से बजता है, और जब इसको इसके साथ बजाते हैं तो हमको सुनाई देता है कि 4 का अंतर दिखाई दे रहा है दोनों की फ्रिक्वेंसीज में। इसका तो हमको पता है, अब 4 का अंतर कब आएगा, जब या तो 508 हो या 516 हो। अब देखो उसने क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, हाँ, ये कह रहा है कि यदि तार का तनाव बढ़ा दें, यदि हम
तार का तनाव बढ़ा दें तो हमारे जो बीट्स हैं वो 2 रह जाते हैं। ध्यान से समझा, यदि हमने टेंशन को बढ़ाया तो हमारे जो बीट्स हैं जो डेल्टा एफ है वो रह जाएंगे 2। ठीक, तो बताइए कौन सी फ्रिक्वेंसी है पियानो की। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन एम होती है 1/12। अब ये भी फॉर्मूला लिखा था, एफ बराबर 1/12 टी अपॉन एम। टेंशन बढ़ाया तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और ये फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। टेंशन बढ़ा रहे, टेंशन बढ़ाया फॉर एग्जांपल ये हो गई बढ़ के 518 और ये हो गई बढ़ के 510। तो 510 और 512 के बीच में कितना है 2, और 518 और 512 के बीच में कितना है 6। आंसर कौन सा होगा 508। वापस समझिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और भी आते हैं, 2 चरित्र का भी आता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, 512 हर्ट्ज हो गया। अब 4 विस्पंद सुनाई देते हैं, मतलब जो अदर एपरेटस है उसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी में 4 का डिफरेंस है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी या तो 508 होने वाली है या 516 होने वाली है। जैसे हमने टेंशन को इंक्रीज़ किया तो हमको पता है टेंशन जैसे इंक्रीज़ होती है तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। और कौन सा फॉर्मूला है, एफ बराबर या सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू टी कर लो, अभी क्वेश्चन भी करवाया था। तो ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी होगी 517 हो गई, 518 हो गई, और ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी 509 हो गई, 510 हो गई, इंक्रीज तो होगी फ्रिक्वेंसी। अब कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी जब इंक्रीज हो जाती है या टेंशन जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है बीट्स का 2। अब सोचो ये 509 हो गया तो रिजल्ट कितना आ रहा है 3, यदि 510 हो गया तो रिजल्ट कितना आ रहा है 2। और ये बात तो तय है कि यदि हमारी वास्तविक फ्रिक्वेंसी 508 है और टेंशन बढ़ाने पर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है तो कितनी होगी 510 हो गई होगी, तभी तो 2 का अंतर आया। अब आपने कहा नहीं सर 516 क्यों नहीं हो सकती। 516 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 516 बढ़ेगी क्योंकि आपने टेंशन को बढ़ाया है, बढ़ेगी तो 517 होगी। अब 517 होगी तो अंतर कितना हो गया 5 का, जबकि वो तो गलत है, वो तो कह रहा है 2 का अंतर होना चाहिए, इस वजह से हमारा आंसर हो गया 508। चलिए और सोचिएगा, आ जाएगा आंसर। एक तार का द्रव्यमान जो मास है तार का वो m बराबर 0.033 kg और जो लेंथ है वो है 7 मीटर। तार में जो टेंशन है, देखो फॉर्मूला वही आ गया है, आप इसको कर सकते हैं, 60.5 है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी रूट, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है टी अपॉन स्मॉल एम। हाँ ध्यान से समझना, स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान समझना बस, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान से रखना। तो हमको स्मॉल एम कैसे निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम अपॉन एल। तो यहाँ स्मॉल एम का वैल्यू लिख दें, टेंशन का वैल्यू लिख दें, आंसर निकाल दें और आपका आंसर आना चाहिए 110 मीटर अपॉन सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक बंद ऑर्गन पाइप मतलब COP P1 जिसका पहला अधिश्वरक, और ये और प्रॉब्लम है, देखो इसको समझ लो पहले क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे बनेंगे फिर। और COP और POP से क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है, ये समझो आता ही है। एक होता है COP का मतलब समझ लो, COP का सीधा सीधा मतलब है बंद ऑर्गन पाइप, मतलब इसका एक सिरा बंद होना चाहिए। और OOP का मतलब क्या है, OOP का मतलब है एक ऐसा पाइप जिसका दोनों सिरे खुले हों। ध्यान रखना जो सिरे हैं किसके, बंद होने वाले सिरे, तो बंद वाले सिरे पे हमेशा क्या बनता है नोड, और जो खुले वाले सिरे हैं इन पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो यहाँ नोड बनेगा तो हमारी जो पहली वेव बनेगी, फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ ये है तो हमारी पहली वेव कुछ ऐसी बननी चाहिए जिसको फंडामेंटल कहेंगे। और यदि दूसरी वेव बनानी चाहें सेम लेंथ के पाइप में, यदि इसका फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएं तो देखिए कैसी बननी चाहिए, लास्ट में तो नोड ही बनेगा, ये बात तय है। ऐसा बनेगा पाइप। तो हम क्या जानते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है, ये तो आधा ही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यदि ये लंबाई L है तो लंबाई किसके बराबर होगी, λ/4 के। वैसे ही देखो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी λ/2, ठीक। और इसको λ1 कह सकते हैं, λ1/4, ये हो जाएगी λ2/2 प्लस
लैम्बडा 2/4। कितना हो गया ये 3 लैम्बडा 2/4, किसके बराबर है, एल के बराबर। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि और हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो बनेगा, ये लो जी, कितना हो जाएगा 5 लैम्बडा 3/4 इक्वल टू एल। ठीक है, चलिए, और ओपन ऑर्गेनिक पाइप में क्या है, दोनों तरफ एंटी नोड्स बनेंगे। तो ये कितना होता है λ/4, ये कितना होता है λ/4, तो ये किसके बराबर λ/2 के, कौन सी, ये एल बराबर। तो ऐसे ही इसमें वेव इंक्रीज होती जाएंगी। अगला क्या बनने वाला है, अगला भी देख लीजिए। तो देखिए ये कितना है λ/4, ये कितना है λ/4, ये कितना है λ/2, कितना हो गया लैम्बडा, ये लैम्बडा के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए इससे फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसका बेसिक फ्रिक्वेंसी कितना आता है, मतलब फंडामेंटल आपने पढ़ रखा होगा एक बार, आप हल्का हल्का रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए, इसका बेसिक फ्रिक्वेंसी आता है m0 बराबर B/4L, फिर कितना आता है 3V/4L, फिर कितना आता है 5V/4L। यदि हम पूछें रेशो क्या हो, N0 N1 N2 में क्या रेशो है, तो आप लिखेंगे 1:3:5। दूसरी बात, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। ठीक, दूसरा बात, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, अगला वाला ओवरटोन होता है। आ जाओ इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। N0 बराबर होता है B/2L, अगला होगा 2B/2L, अगला होगा 3B/2L, अगला होगा 4B/2L। ये होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। N0 मतलब फंडामेंटल, N1 N2 N3। हाँ जी, ये है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन को हिंदी में कहते हैं अधिस्वरक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट अधिस्वरक, दूसरा अधिस्वरक, तीसरा अधिस्वरक। यहाँ पूछ लिया फर्स्ट अधिस्वरक कितना है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट अधिस्वरक होगा B/L। यहाँ पूछा फर्स्ट अधिस्वरक कितना है, आप कहोगे 3V/4L। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। बंद ऑर्गन पाइप मतलब पहले वाला का पहला अधिस्वरक क्या है 3V/4L, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 3V/4L। हाँ जी, P2 मतलब इसका तीसरा अधिस्वरक, ये पहला अधिस्वरक, दूसरा, तीसरा, मतलब सीधा सीधा हो गया B/L। अनुनाद में है, देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये लंबा L है, ये लंबा L2 है। यदि अनुनाद में है क्या करेंगे 3V/4L पर, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो हमको L1/L2 तो निकालना है, दैट इज 3/4। कुछ गलत कर दिया है क्या? कौन सा तीसरा अधिस्वरक है, तो 1 2 3 सॉरी 4/2, ये आएगा 2B/L, नॉट B/L, दैट इज 2B/L। हाँ जी, तो अब हो जाएगा 8। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट के आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप देख लें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से एक पहाड़ी की ओर आ रही है। इस क्वेश्चन पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लो आप। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि यहाँ कोई पहाड़ी है, ठीक है, कोई पहाड़ है और यहाँ पे कोई सोर्स आ रहा है। सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब ये है कि चलिए सोर्स को ऐसे बनने देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ सोर्स का मतलब है जहाँ से ध्वनि निकल रही है। तो ध्यान रखना, इसमें जो बैठा ड्राइवर है उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, जो ध्वनि लौट के आएगी वो सुनाई देगी। तो प्रतिध्वनि सुनने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि इसको एज अ मिरर मान लो। यदि व्हीकल आगे जा रहा है तो मिरर में व्हीकल आता हुआ दिखाई देगा। तो इसको जो इसकी फ्रिक्वेंसी में अंतर है, डॉपलर इफेक्ट जो कहता है वो क्या कहता है कि आप यदि सोर्स के पास जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी में अंतर दिखाई देगा। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी में अंतर है या जो नई फ्रिक्वेंसी है वो किसके कारण दिखाई देगी, जो इसमें गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। वापस समझ लीजिए, एक व्हीकल
एक व्हीकल आगे जा रहा है जिसमें सोर्स लगा है, और ये किसी दूसरे व्हीकल को अपनी ओर आते हुए देखता है, ये किसी व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखता है। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास एक गाड़ी आ रही है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो एक फॉर्मूला होता है एन डैश बराबर एन वी प्लस माइनस वी ओ मतलब ऑब्जर्वर, बी प्लस माइनस बी एस मतलब सोर्स। तो इस केस में तो क्या होने वाला है, ऑब्जर्वर यदि हम रेस्ट में मान लें, इसकी वेलोसिटी हम वी सोर्स मान लें, तो इस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन डैश बराबर एन, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये 0 हो जाएगा, वी अपॉन वी। इसके पास आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ये इसका तरीका होता है। ठीक, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखो ये कह रहा है कि गाड़ी इसके पास आ रही है, तो जब गाड़ी इस पहाड़ी के पास आ रही है, पहाड़ी एज मिरर काम करती है, तो उसको क्या लगेगा कि एक इधर से उसको लगेगा कि एक इधर से गाड़ी आ रही है, उसको इधर लगेगा। माना गाड़ी की स्पीड है 20 साउंड से, तो ये भी 20 साउंड से जाएगा। लेकिन अब सोचो, ये जो सायरन इसके ऊपर बज रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी में तो कोई अंतर ही दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके पास ही वो बज रहा है। इसको महसूस होगा, इसके कारण क्या महसूस होगा, ये कहेगा कि मैं तो ऑब्जर्वर हूँ जो महसूस कर रहा हूँ, और मेरे पास सोर्स आ रहा है, तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगी, और ये जो लौट के आ रही है ये उधर से ये काम करेगी किसकी तरह, सोर्स की तरह। अब क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो देखो एक है कार, एक कार ही बना लेते हैं पहले अच्छी खासी, कोई बात नहीं। माना एक कार है और ये आगे मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सामने एक पहाड़ी है, ओके होने दो साहब पहाड़ी। इसका चालक 600 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाता है, ठीक है। इस कार का जो चालक है वो 600 हर्ट्ज का हॉर्न बजाता है, दैट इज द एन। यदि वायु में ध्वनि की चाल, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है वो दे रखी है आपको 330 हर्ट्ज, तो चालक द्वारा परावर्तित ध्वनि, चालक द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि होगी वो इससे परावर्तित होगी। अब क्या हो रहा है, ये गाड़ी स्थिर तो है नहीं जो परावर्तित ध्वनि केवल सुनता रहेगा, ये गाड़ी आगे की तरफ भी मूव कर रही है, और ये पहाड़ी जो है इसको ऐसा महसूस होगा कि ये इसकी जो आवाज़ है वो पास आ रही है। तो कहने का मतलब जब भी पहाड़ी वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका इमेज इधर बना लेते हैं। एक कार है, इसका इमेज इधर आ जाएगा, तो देखेंगे साउंड जो है वो आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक यहाँ बैठा ऑब्जर्वर क्या महसूस करेगा कि जो सायरन है वो 30 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, और ये क्या सोच रहा है, मैं जा रहा हूँ इसके पास। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन डैश जो नई फ्रिक्वेंसी होगी वो एन वी, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ आ जाएगा बी ऑब्जर्वर, यहाँ आ जाएगा बी साउंड, ये सोर्स, ये बी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज एन कितना है 600, हाँ जी, वी कितना है 330, ये आ जाएगा 30, 330 माइनस 30, हाँ जी 600 मल्टीप्लाई बाई 360 अपॉन 300 मल्टीप्लाई टू 720 हर्ट्ज। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की ऊंची चोटी की ओर गति कर रही है, कार का फ्रिक्वेंसी f का हॉर्न बजाता है, तो चालक द्वारा सुनी गई परावर्तित आवृत्ति 2f है। यदि ध्वनि का वेग v है, देखो वही कॉन्सेप्ट है, कार ऊपर की तरफ जा रही है, तो ठीक है फॉर्मूला लगाओ यही वाला, यही करवा देते हैं। कितना महसूस हो रहा है उसको, 2f हो रहा है। जब कार ऊपर की तरफ जा रही है तो मिरर में भी सेम स्पीड से आती दिखाई देती है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एन वी, माना कार जा रही है बी कार की स्पीड से, और ये दोनों आपस में बराबर ही होंगी क्योंकि जितनी स्पीड से कार जा रही है उसको आती भी उतनी स्पीड से दिखाई देगी, तो बी माइनस बी कार, ठीक है। चलिए हाँ जी, और जो पुरानी फ्रिक्वेंसी इसकी एफ है, एफ से एफ कट गया, इसको इधर ले आओ, 2b माइनस 2bc इक्वल टू v प्लस bc। क्या महसूस होगा आपको, ये आ जाएगा b बराबर
3bc और कार की स्पीड आ गई bc बराबर b/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्रेक्षक की ध्वनि का जो वेग है वो 1/5 है। एक प्रेक्षक ध्वनि की वेग का 1/5 से स्थिर स्रोत की तरफ, ओके, एक रेस्ट में सोर्स है ध्वनि का, उसके पास जा रहा है। ये देखो, ये एक डॉपलर इफेक्ट है। ऐसा करेंगे, आपके लिए एक इसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट भी होता है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये सीधा ये समझिए, आपने 1 to 50 का काउंट सीखा नहीं है, काउंटेबल सीखा नहीं है, कहने का मतलब 1 से 50 तक का गिनती आपने सीखा नहीं, आप सीधा 80 और 90 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले, जैसे अभी क्वेश्चन अगला है, ये इजी है, पहले ये सीखना पड़ता है। एक प्रेक्षक जो है, एक ऑब्जर्वर जो है, वो साउंड की 1/5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसकी तरफ? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है b/5 वेलोसिटी से एक हॉर्न की तरफ। फॉर एग्जांपल, एक हॉर्न जो है, यहाँ एक हॉर्न बज रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, ओके। यदि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति लैम्बडा और एफ है, तो प्रेक्षक कितना सुनेगा? तो आ जाओ, एफ डैश, ये इसको एन लिख लीजिए, एन डैश बराबर एन, फॉर्मूला बताया था बी प्लस माइनस बी नॉट, बी प्लस माइनस बी एस। सोर्स क्या है? स्थिर है, तो ये तो हट जाएगा। अब देखो, ये इसकी तरफ जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और बढ़ने के लिए नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो एन डैश एन, हाँ जी, एफ दे रखा है उसने, तो एफ ले लीजिए, और ये एफ डैश आ जाएगा। फिर v प्लस b/5 अपॉन b, कितना आ जाएगा? 6b/5 मल्टीप्लाई बाई 1/b, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। 1.2 एफ आ जाएगा एफ डैश, और लैम्बडा चेंज होगी नहीं, ध्यान रखना है ना, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ट्रैफिक के जैम में एक मोटरसाइकिल चालक जो है चाल कम कर 36 मीटर पर सेकंड कर देता है, ओके। एक साइकिल चालक है जो साइकिल चला रहा है। फॉर एग्जांपल, साइकिल बना देते हैं एक, ठीक है, ये मोटरसाइकिल से आगे की तरफ जा रहा है। ये इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, हाँ जी। इससे आगे एक 18 किलोमीटर, इससे आगे 18 किलोमीटर पर की घंटे की चाल से चलते हुए एक कार, इसके आगे एक कार चल रही है साहब, इसके आगे एक कार चल रही है, वो कितने? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कह रहा है कि 300, हमारी जो कार है वो हॉर्न बजाती है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 1392 हर्ट्ज, ओके। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो है 343। देन कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, कितनी सुनाई देगी? फॉर्मूला क्या है? एन डैश बराबर एन बी प्लस माइनस बी ऑब्जेक्ट, बी प्लस माइनस बी ऑब्जर्वर, सॉरी, है ना ये साउंड या सोर्स। आ जाओ, कितना दे रखा है? एन इनिशियल 3092, वेलोसिटी कितनी है? 343 प्लस क्यों किया है? पास जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ये दूर जा रहा है तो इसके कारण घटेगी। फॉर्मूला क्या है? बी, यहाँ लो गया प्लस बी नॉट कितना है? 36 किलोमीटर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा 10, 343 माइनस, हाँ जी, प्लस आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसके कारण घटेगी, इसके कारण घटेगी, इसके कारण बढ़ेगी। क्यों घटेगी, क्यों बढ़ेगी? ये सोर्स जा रहा है दूर, तो फ्रिक्वेंसी इसके कारण हमको घटानी है, तो हमने पॉजिटिव नीचे लेना पड़ेगा। 5 क्यों लिया है? 18 किलोमीटर, 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए आ गया 5 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगाना सीख लो। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? हमारा ये बाइक सोर्स के पास जा रही है, तो इसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, इस वजह से हमने ऊपर प्लस ले लिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा पॉजिटिव में पड़ेगा।
ये सोर्स इससे दूर जा रहा है तो इसके कारण फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होने के कारण हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया, और पॉजिटिव इसलिए लिया है जिससे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो, कम हो। सॉल्व कीजिएगा आप इसका और आंसर आ जाएगा 1412 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। किसी स्थिर वस्तु की ओर 220 मीटर पर सेकंड चाल से चलती हुई ट्रेन, ठीक है, ध्वनि का कुछ भाग, आप ये क्वेश्चन अभी करवाई है, यही फॉर्मूला लगाना है, एन डैश बराबर एन बी, क्योंकि जा रही है उसकी तरफ जा रही है तो एज अ मिरर काम करेगा, तो आप लगा सकते हैं बी नॉट, और उसके पास सोर्स आ रहा है, ठीक है, तो वस्तु की ओर चलती, एक स्थिर वस्तु की ओर 1000 हर्ट्ज दे रखा है, एन बराबर 1000 हर्ट्ज, और इसके पास जा रही है तो साउंड उसके पास आ रहा है, दोनों दूसरे के पास आ रहे हैं, दैट इज वी एस। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये हर्ट्ज दे रखा है तो एन डैश निकालना चाहते हैं तो 1000, वी ऑफ साउंड कितनी देखिए 330, प्लस कितना जोड़ देंगे इसमें, स्थिर वस्तु की ओर चाल से चलती हुई ट्रेन 220 जोड़ देंगे, अपॉन 330 माइनस 220, एन डैश बराबर 1000, ये कितना आ गया 550, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 110, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे 5 हो गया, तो आज 5000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खुले ऑर्गन पाइप की हवा मूल आवृत्ति एफ है, खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति, ओके ओके ओके, कितनी बताई थी मूल आवृत्ति, एन बराबर वी अपॉन, हाँ जी बोलो, एन बराबर वी अपॉन। आपको हो सकता है डॉपलर इफेक्ट में परेशानी महसूस हो रही हो, इसका एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं ये थोड़े नेक्स्ट लेवल के हैं। ये जी क्वेश्चन भी आते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर है, गाड़ी उसके पास आ रही है, या कहें तो साउंड उसके पास आ रहा है, तो बताइए क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। या ये भी आ सकता है कि जब तक उनके बीच का जो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो क्या आपको डॉपलर इफेक्ट प्रेक्षित होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक सोर्स इस जगह है यहाँ, और इसके चारों एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से सेम रेडियस में, तो बताइए डॉपलर इफेक्ट प्रेक्षित होगा कि नहीं होगा। आंसर आएगा नहीं, ठीक, डॉपलर इफेक्ट प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपस में बदल रहा है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। जब तक डिस्टेंस बदलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोर्स है और ये है, तो यदि यहाँ जा रहा है तो इसका डिस्टेंस इसके साथ बदल रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ डॉपलर इफेक्ट प्रेक्षित होगा। डॉपलर इफेक्ट जो है उसकी क्रिया रेखा, ठीक है, वर्क लाइन पे ही लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज़ द साउंड, और पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है 30 डिग्री के एंगल से, या थीटा मान लीजिए जनरल, बी पार्टिकल हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, तो हम क्या कहेंगे इस केस में, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो करोगे वी नॉट कॉस थीटा पे, क्योंकि इस क्रिया रेखा के अकॉर्डिंग डॉपलर इफेक्ट लगने वाला है, परपेंडिकुलर में डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, जो हम अगला बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक सोर्स है और उसके परपेंडिकुलर, मतलब सोर्स ऐसे जा रहा है और व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तो बताइए डॉपलर इफेक्ट की क्या फ्रिक्वेंसी होगी। आप कहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट की फ्रिक्वेंसी जो है, मतलब सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो नो चेंज होगी, क्योंकि यहाँ डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करता, डॉपलर इफेक्ट परपेंडिकुलर में काम बिल्कुल नहीं करता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो है एन नॉट बी अपॉन 2L। ये कह रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी, इसको अपने एफ मान लिया, ओके। यदि इस पाइप को ऊर्ध्वाधर आधा पानी से भर दें तो उसकी मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी। आधा पानी से भर दें तो ध्यान रखें ये ओपन ऑर्गन पाइप पूरा खाली होता है, मतलब दोनों तरफ से खुला होता है। जैसे ही आप इसके अंदर पानी भरेंगे, आधा पानी भरेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो जाएगा बंद, ठीक है, यहाँ तक पानी भर दिया है, तो अब ये बंद ऑर्गन पाइप हो गया, क्योंकि दोनों सिरे इसके बंदे नहीं है। और दूसरा, इसकी लंबाई होगी L/2 आधी, तो इसकी जो नई फ्रिक्वेंसी होगी वो अकॉर्डिंग टू बंद पाइप की होगी, कितनी होती है B/4L। अब नया L' कितना L/2, तो यहाँ L/2 लिखोगे,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B/2L, नो चेंज। वापस समझ लीजिए, एक बार और समझा रहे हैं। ये होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऊपर वाली F। उसने क्या कहा कि आधा पानी से भर दिया है, आधा पानी से भर दिया है, तो पहले तो ओपन ऑर्गन पाइप था, अब क्या हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लगेगा नया वाला B/4L। किसके लिए? ये है क्लोज ऑर्गन पाइप वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप में वेव यहाँ बनेगी ऐसे, कितनी भी लेंथ में बन रही है, L/2 बन रही है, तो लेंथ क्या आ जाएगी L/2, कैलकुलेट कीजिए, वही B/2L आ गया F डैश। और ये किसके बराबर है? F के बराबर। तो हम कहेंगे कि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में क्या हो, थोड़ा सा ट्रिक देता है वो, जिससे आप चीज़ों को सोच पाएँ। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, एक वायर है, ठीक है, जिसका जो फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज आवृत्ति का, ठीक है, ऑसिलेशन करता है। यदि लेंथ इसकी 0.5 मीटर है, ये कह रहा है कि आवृत्ति 256 मतलब आधी हो जाए, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अभी अभी फॉर्मूला कई बार लिखा है हमने बोर्ड पे, उसी से होगा। फॉर्मूला है दैट इज़ F बराबर 1/2L√T/m कर लें, या इसको B/2L भी लिख सकते हैं। तो हमारा सीधा सीधा लिंक लेंथ से है, तो उसने फ्रिक्वेंसी को आधा किया, तो लेंथ को डबल होना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, चलिए। एक बंद ऑर्गन पाइप में, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में तीसरी अधिश्वरक बनती है। ओके, इसी पाइप में बनेगी। ठीक है, देखो बंद ऑर्गन पाइप ने COP का नाम लिया है, तो COP में फंडामेंटल क्या होता है? B/4L, उसके बाद 3B/4L, उसके बाद 5B/4L, उसके बाद 7B/4L, ये होता है। ठीक है, आ जाओ। ये फॉर्मूला ये हो जाएगी फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। किसकी बात कर रहा है? तीसरा अधिश्वरक, तो थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा है। ये होगी हमारी किसके बराबर है? ये फ्रिक्वेंसी के, तो n बराबर आ गया 7B/2L। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने? n बराबर फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और लैम्डा बराबर क्या पढ़ा था? B/n। तो यहाँ से B/n कैसे निकालेंगे? देखो ये आ जाएगा 2L 7/4L, सॉरी है ना 4, हाँ ये कितना आ जाएगा देखो ज़रा, B/n करना है, तो 4L/7 इक्वल टू, उल्टा तो नहीं कर दिया? चलिए इसका ऐसा करते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, डायग्राम से समझ में आ जाएगा, इसी को डायग्राम से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें। तो इसके लिए जो डायग्राम है छोटा बना लेते हैं, बाद लंबा बना, इस टाइप का बनेगा। बात करें अगले डायग्राम के लिए, अगले की बात करें, और अगले डायग्राम की बात करें, देखो कितना λ/2, कितना λ/2, कितना λ/2, और ये कितना है ऊपर? λ/4, जोड़ दो 3λ/2 अपॉन λ/4, कितना आ गया? 4 6 1 7 λ/4। ओके, इसका मतलब डायग्राम ये बनेगा। तो देखो इसमें एक निष्पन्न, एक नोड, दो नोड, तीन नोड और चार नोड, चार तो हो गए नोड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार हो गए इसके एंटी नोड। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। और एक बात ध्यान रखें, समझा रहे हैं आपको, COP आ जाए वो क्लोज ऑर्गन पाइप, तो उसमें जितने एंटी नोड होंगे उतने ही नोड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। देखो एक एंटी नोड, सॉरी एक नोड और एक एंटी नोड, मतलब एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट, जिसको हम नोड कहेंगे, जिसको एंटी नोड कहेंगे। एक नोड, दो नोड, एक एंटी नोड, दो एंटी नोड। तो ओपन ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन जो पाइप होगा उसमें हमेशा A बराबर n होगा, ये ध्यान रखना। बात करें खुले पाइप की, तो उसमें हमेशा एक कम होता है। एक, दो,
इसका मतलब जो हमारा एंटीनोड होगा वो n+1 होगा, हमेशा एक ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बना है, अब देखें आप 4×55 4×55। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन हो गए। वेव के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, और डॉपलर इफेक्ट में हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो, इसके लिए आपका एक स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे, हमारा कौन सा वीडियो दिखा देंगे आपको, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 0 से चालू करेंगे। डॉपलर इफेक्ट होता क्यों है वो भी बात बताएंगे वहाँ पे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके बदल जाएंगे। अगला टेस्ट जो है वो आपने सॉल्व किया होगा, उसका वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। सो थैंक यू, देखते रहिए, सुनते रहिए।